नमस्कार। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स के बारे में। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर क्लास का एक मेंबर फंक्शन होता है जो क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है। अब हम ये जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर बनाने की हमें क्यों जरूरत पड़ी। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास इज ओनली अ टेम्पलेट और क्लास बनाते समय कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है डेटा मेंबर्स को। मेमोरी एलोकेशन तब होता है डेटा मेंबर्स को जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। हम डेटा मेंबर्स को क्लास बनाते समय इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे मैंने एक क्लास स्टूडेंट बनाई हुई है जिसके दो डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर और मार्क्स। अब मैं रोल नंबर को वैल्यू 0 देना चाहती हूँ और मार्क्स को वैल्यू 10 देना चाहती हूँ। पर अगर मैं इस तरह से वैल्यू दूंगी तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इनवैलिड हैं। ये इसलिए इनवैलिड है क्योंकि अभी मैंने क्लास बनाई है और क्लास बनाते समय रोल नंबर और मार्क्स को मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है। इनको मेमोरी एलोकेशन तब होगा जब इनका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। जब मेमोरी एलोकेशन इनको नहीं हुआ तो मैं इनको वैल्यूज भी असाइन नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्लास के बनाते टाइम, क्लास इज जस्ट अ टेम्पलेट, एक तरह से एक डेटा टाइप है और इस समय हम इसके डेटा मेंबर्स को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। पर आप ये जानते ही हैं कि इनिशियलाइजेशन ऑफ डेटा मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम किसी भी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में इनिशियलाइज करते हैं, वैसे डेटा मेंबर्स को यूज करने से पहले हमें इनिशियलाइज करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज दे मे कंटेन गार्बेज वैल्यू, उनके अंदर गार्बेज वैल्यूज या उनके अंदर बेकार की वैल्यूज आ सकती हैं। अब यह इनिशियलाइजेशन डेटा मेंबर्स का किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर्स एक तरह से मेंबर फंक्शन है क्लास के, जो इनिशियलाइज करते हैं डेटा मेंबर्स को एज सून एज द मेमोरी इज एलोकेटेड टू देम। जैसे ही डेटा मेंबर्स को मेमोरी मिलती है वैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन उस मेमोरी में वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज डालता है। अगर आप अपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो सी प्लस प्लस का कंपाइलर के पास अपना ओन कंस्ट्रक्टर भी होता है जिसको वह यूज करता है। तो अब हम दोबारा बात करेंगे कि व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर एक तरह से एक मेंबर फंक्शन है क्लास का और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसका नाम सेम वही होता है जो क्लास का नाम होता है एंड इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास विद लीगल इनिशियल वैल्यूज। तो वो क्लास की ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यूज देता है। तो हम इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो अगेन हम एक क्लास स्टूडेंट ले रहे हैं जिसमें हमारे पास दो डेटा मेंबर्स हैं जो प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किए गए हैं, रोल नंबर और मार्क्स। और पब्लिक सेक्शन में हम इसका कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो आप देखेंगे कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट है और क्लास का नाम भी स्टूडेंट है और इसके आगे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं विच इंडिकेट्स दैट स्टूडेंट एक फंक्शन है। तो ये एक मेंबर फंक्शन है क्लास का जिसका नाम क्लास के नाम जैसा ही है और इसके अंदर हम रोल नंबर को वैल्यू 0 दे रहे हैं और मार्क्स को वैल्यू 0.0 दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स की। कंस्ट्रक्टर्स के कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि कंस्ट्रक्टर का वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पर ही डाला जाता है। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न वैल्यू। कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है और उसके रिटर्न टाइप में हम वॉइड भी नहीं लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने नोट डाउन करना है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है और हम इसके रिटर्न टाइप में वॉइड भी नहीं लिख सकते। अदरवाइज जो भी फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता है तो हम वॉइड लिख देते हैं वहां पर यहाँ पर हम वॉइड भी नहीं लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करता है। ऑब्जेक्ट खाली उन्हीं फंक्शंस को कॉल कर सकता है जो पब्लिक सेक्शन में होते हैं क्लास के। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हम कोशिश कर रहे थे कि हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट सेक्शन में बनाएं। ये आपका प्राइवेट सेक्शन है और ये कंस्ट्रक्टर है, ये मेंबर फंक्शन है जिसका नाम वही है जो क्लास का नाम है। तो अगर हम इस तरह से स्टेटमेंट बनाते हैं तो दिस विल गिव अस एन एरर, हमारे को एरर मिलेगा और कंस्ट्रक्टर का फंक्शन आपका वर्क नहीं करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट खाली पब्लिक मेंबर्स को ही कॉल कर सकता है, वो प्राइवेट मेंबर को टच नहीं कर सकता है। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने वाली है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। इनको हमें जैसे बाकी फंक्शंस को इन्वोक करना पड़ता है वैसे इनको इन्वोक करने की जरूरत नहीं है और ये अपने आप कॉल होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कैसे होती है। ये दो तरीके हैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो अब देखिए कैसे कॉल होता है। अगेन मैं क्लास स्टूडेंट का एग्जांपल ले रही हूँ जिसके अंदर दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर एंड मार्क्स।
और यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसका सेम नेम है एज दैट ऑफ द क्लास और इट इज फॉलोड बाय सेट ऑफ पैरेंथेसिस। इसमें मैं इनिशियल वैल्यूज इसको डाल रही हूँ, रोल नंबर को 0 एंड मार्क्स को 0। यहाँ मेरी क्लास एंड हो रही है आप देखेंगे, और वॉइड मेन में मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। S1 स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिए जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है और इस ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी में स्पेस मिली है, रोल नंबर के लिए 2 बाइट्स एंड मार्क्स के लिए 4 बाइट्स, तो इस स्पेस में अपने आप ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, रोल नंबर को 0 एंड मार्क्स को 0। तो इस कॉल को, जहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है और कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो रहा है, इसको हम लोग इम्प्लिसिट कॉल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉल क्या होती है। अगेन मैं एग्जांपल ले रही हूँ क्लास स्टूडेंट का, जहाँ पर 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर एंड मार्क्स। आप देखेंगे पब्लिक सेक्शन में मैंने वैसे ही एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसका नाम सेम क्लास के नाम पर ही डाला हुआ है और ये डेटा मेंबर्स को इनिशियल वैल्यूज दे रहा है। यहाँ मेरी क्लास एंड हो रही है और वॉइड मेन में मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ स्टूडेंट S1। S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया हुआ है। जैसे मैं किसी भी फंक्शन को कॉल करती हूँ, यहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है, तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा और इन दोनों मेमोरी स्पेस जो एलोकेट हुई है डेटा मेंबर्स को, इनमें ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो कॉल हुआ है इसको हम एक्सप्लिसिट कॉल कहते हैं। एंड यूजुअली हम लोग कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिट कॉल के थ्रू कॉल करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉल को बहुत कम यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की। 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता और डेटा मेंबर्स को डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ आवर चॉइस, हम अपनी मर्जी से कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू डेटा मेंबर्स को दे सकते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होता है जो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है विच आर द वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर्स। जो डेटा मेंबर्स की वैल्यूज हम एज अ पैरामीटर सेंड करते हैं और जब हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उस टाइम पर हम उसके पैरामीटर्स को सेंड करते हैं, तो जो डेटा मेंबर्स क्रिएट होते हैं जिनको मेमोरी एलोकेट होती है उनको वो वैल्यूज असाइन हो जाती है और इसको हम लोग रेगुलर कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है जो एक जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास करते हैं और वो एक न्यू ऑब्जेक्ट में पुराने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कॉपी करता है। आपने देखना है कि एक नया ऑब्जेक्ट बनता है जिसमें जो पुराना ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसके डेटा मेंबर्स की वैल्यूज नए ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में कॉपी हो जाती है। तो हम फिर से बात करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, इसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर हम रिवाइज करते हैं तो हमने बात करी है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है एंड इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियल वैल्यूज देते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्लास स्टूडेंट डिक्लेयर की है और ये प्राइवेट सेक्शन में 2 आपके डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर एंड मार्क्स। पब्लिक सेक्शन में हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, फिर आप देखेंगे कि इसका नाम सेम क्लास के नाम पर है और इसके आगे 2 पैरेंथेसिस लगाए गए हैं और इसकी बॉडी में हमने क्या लिखा है, हम दोनों डेटा मेंबर्स को, रोल नंबर को और मार्क्स को कोई भी अपनी मर्जी से इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप 0 दे सकते हैं और इसके अलावा कोई और वैल्यू भी आप इसको दे सकते हैं। ये 2 अदर फंक्शंस आपकी क्लास में डिक्लेयर किए गए हैं और यहाँ पर क्लास एंड हो रही है। अगर हम मेन पर जाते हैं तो हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं स्टूडेंट S1। यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ऑफ टाइप स्टूडेंट। तो आप देखेंगे जब S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और इसके डेटा मेंबर्स को ये वैल्यूज मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट हम सेंड करते हैं एंड वो डेटा मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है उन वैल्यू से जो हम एज एन आर्ग्यूमेंट उसको सेंड करते हैं। हम इसका प्रोग्राम देखते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है। तो अगेन हम क्लास स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर 3 डेटा मेंबर्स हमने लिए हुए हैं इस बार, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। अब हम इसका कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। स्टूडेंट आपका ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया गया है और इसको हम डिफॉल्ट वैल्यूज दे रहे हैं, रोल नंबर को 0, मार्क्स को 0 और हम नेम में कॉपी कर रहे हैं नल। आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग की वैल्यू को कॉपी करते हैं तो हमें strcpy यूज करना जरूरी होता है। हम नेम इक्वल टू नल नहीं लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। तो आप देखेंगे इसका नाम वही है जो एक क्लास का नाम होता है, सेम नाम दिया हुआ है हमने और यहाँ पे हम जो 3 डेटा मेंबर्स हैं उनके लिए वैल्यूज सेंड कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जो तीनों हमने आर्ग्यूमेंट सेंड किए हैं यही हम डेटा मेंबर्स को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं रोल नंबर इक्वल टू रोल, strcpy हम अगेन यूज करेंगे क्योंकि हम नेम इक्वल टू नाम नहीं लिख सकते हैं। तो strcpy
नेम जो डेटा मेंबर है क्लास का इक्वल टू नेम जो आर्ग्यूमेंट है हमने सेंड किया है, मार्क्स इज द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास और इसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं मार्क की जो हमने एज एन आर्ग्यूमेंट सेंड किया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ हम देखेंगे दो अदर फंक्शंस हैं क्लास के और हमारी क्लास एंड हो गई। अगर हम मेन पर आते हैं तो हम देखते हैं कैसे इनका इन्वोकेशन किया जाता है। सबसे पहले हमने बनाया स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1। S1 एक में हमने कोई पैरामीटर सेंड नहीं किया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसके डेटा मेंबर्स को ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इसका अगर हम मेमोरी डायग्राम देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक S1 ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसके 3 डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। इनको मेमोरी एलोकेट हुई है 2 बाइट्स, इसको 20 बाइट्स और फ्लोट को 4 बाइट्स हुई है और इसमें हमने इनिशियल वैल्यूज डाली है 0, नल एंड 0 अगेन। अब सेकेंड लाइन देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम S2 ऑब्जेक्ट, पर इस बार हम ऑब्जेक्ट के साथ पैरामीटर सेंड कर रहे हैं एंड दीज पैरामीटर्स आर द वैल्यूज विच वी आर सेंडिंग फॉर द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होता है, तो रोल नंबर में वैल्यू 1 आ जाएगी, रमेश वैल्यू नेम में स्टोर हो जाएगी और वैल्यू 350 स्टोर हो जाएगी आपकी मार में। जब हम कहेंगे रोल नंबर इक्वल टू रोल, तो ये रोल नंबर किसको रेफर करेगा? ये रोल नंबर रेफर करेगा उस ऑब्जेक्ट को जिसके लिए फंक्शन स्टूडेंट कॉल हुआ है। तो फंक्शन स्टूडेंट कॉल हुआ है ऑब्जेक्ट S2 के लिए, तो जो ऑब्जेक्ट S2 के डेटा मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट हुई है वहां पे आपका रोल स्टोर हो जाएगा रोल नंबर में और रोल नंबर की वैल्यू हो जाएगी 1, नेम की वैल्यू हो जाएगी रमेश और मार्क्स की वैल्यू हो जाएगी 350। इसका मेमोरी एलोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेमोरी एलोकेशन है इसका। इसमें रोल नंबर को वैल्यू 1 दी हुई है, नेम को हमने रमेश वैल्यू दी हुई है और मार्क्स को हमने वैल्यू दे रखी है 350। तो इस तरह से मेमोरी एलोकेट हो रही है डेटा मेंबर्स को और वो साथ ही साथ इनिशियलाइज भी हो रहे हैं। हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट S3 इक्वल टू स्टूडेंट 2 काजल 400। इसमें और सेकंड स्टेटमेंट में क्या फर्क है? दोनों स्टेटमेंट्स में ही हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के नेम के साथ पैरामीटर सेंड कर रहे हैं, पर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की इम्प्लिसिट कॉल है और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की एक्सप्लिसिट कॉल है। आप देखेंगे इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं दे रही हूँ, वो अपने आप ही कॉल होगा, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के नेम के साथ कंस्ट्रक्टर का भी नाम दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को हम कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर ये पैरामीटर्स सेंड कर रहे हैं। तो ये रोल नंबर, नेम और मार्क्स रेफर करेगा ऑब्जेक्ट S3 के लिए और वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगी रोल नंबर में, काजल में नेम स्टोर हो जाएगा और मार्क्स में 400 आपका स्टोर हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक बार हम फिर देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट जो है इसके अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की इम्प्लिसिट कॉल है, और थर्ड स्टेटमेंट में अगेन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और ये एक्सप्लिसिट कॉल है। इसमें हम देखिए नाम यहाँ पर स्टूडेंट का नाम दे रहे हैं, पैरामीटर का नाम, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का नाम दिया जा रहा है, तो इस कॉल को हम एक्सप्लिसिट कॉल कहेंगे। तो ये इसी का मेमोरी डायग्राम है। अगर आप S3 को देखेंगे तो S3 के रोल नंबर, नेम और मार्क को वैल्यूज दी गई हैं 2, काजल एंड 400। अब हम बात करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट्स एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। तो अभी तक हम देख रहे थे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो डेटा मेंबर्स की वैल्यूज थी उनको एज एन आर्ग्यूमेंट सेंड किया गया था, पर कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक ऑब्जेक्ट को आर्ग्यूमेंट की तरह सेंड किया जाता है। इट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइजेस इट्स डेटा मेंबर्स विद द डेटा मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट पास टू इट एज एन आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब है कि हम एक जब नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को हमने आर्ग्यूमेंट की तरह सेंड किया है उसके डेटा मेंबर्स की वैल्यूज नए ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में कॉपी हो जाएंगी। उसका हम सिंटैक्स देखते हैं, इसको हम कैसे बनाया जाता है। हम सबसे पहले क्लास नेम लिखेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टर का वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट को अगर हमने पास करना है इसके अंदर तो अगेन हमें पहले क्लास का नाम देना पड़ेगा जो डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे फिर हम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कंसिडर करने वाली है कि ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर पास बाय रेफरेंस करते हैं, इसके अंदर कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू नहीं किया जाता है। इसका भी एक रीजन है क्योंकि अगर हम इसमें इफ यू पास एन ऑब्जेक्ट बाय ए वैल्यू तो क्या होगा, अगर हम वैल्यू के लिए वैल्यू की तरह पास करेंगे तो उस वैल्यू उसकी कॉपी क्रिएट करने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया जाएगा। जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहे हैं तो अगेन हम एक ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर दोबारा से इन्वोक होगा और इस तरह से रिपीटेडली कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता जाएगा और ये हम लोग एंडलेस लूप में फंस जाएंगे और हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट के नेम को आगे से पहले आप एम्परसेंड लगाएं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को आप बाय रेफरेंस सेंड करें।
इसको बाय वैल्यू कभी भी सेंड नहीं करना है आपने। अब हम एक एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्लास स्टूडेंट बनाई, इसके अंदर 3 डेटा मेंबर्स हैं आपके, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, और 3 कंस्ट्रक्टर्स इसमें मैंने बनाए हैं। सबसे पहला आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, आप देखेंगे इसका नाम वही है जो क्लास का नाम है, और इसके अंदर हम कोई पैरामीटर सेंड नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं सेंड कर रहे हैं तो हम इसको डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर रहे हैं डेटा मेंबर्स को। रोल नंबर को वैल्यू 0 असाइन की गई है, मार्क्स को वैल्यू 0 असाइन की गई है, और नेम को वैल्यू नल असाइन की गई है। दूसरा जो फंक्शन है, अगेन इसका नाम वही है जो क्लास का नाम है, तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, क्योंकि जो भी फंक्शन का नाम वही होता है जो क्लास का होता है उसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहा जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे हमने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं जो कि वैल्यूज हैं डेटा मेंबर्स की, क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यूज हैं। तो हम इसके अंदर ऐसे असाइन कर देंगे, रोल नंबर इक्वल टू रोल, और नेम में हम नेम कॉपी कर देंगे, और मार्क्स में हम लोग मार्क की वैल्यू जो हम सेंड कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, इन सारी वैल्यूज को हम लोग डेटा मेंबर्स में कॉपी कर रहे हैं। अब हम एक्चुअली आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पे, जो हमने नया बनाना सीख रहे हैं। तो आप देखेंगे दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट क्या है, फंक्शन का नेम है, कंस्ट्रक्टर का नेम है जो कि सेम है क्लास के नेम जैसा। हम ऑब्जेक्ट एस को इसके अंदर सेंड करना चाहते हैं, और उसका टाइप क्या है, स्टूडेंट। तो हम यहाँ देखते हैं ना, जैसे किसी भी वेरिएबल के आगे उसका टाइप दिया जाता है, ऐसे यहाँ पे एस के आगे उसका टाइप दिया गया है जो कि स्टूडेंट ही है। और इसको अभी हमने डिस्कस किया, बाय रेफरेंस सेंड किया जाएगा, बाय वैल्यू कभी भी सेंड नहीं किया जाएगा, अदरवाइज हमारा सिस्टम हैंग हो सकता है। तो इसके अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उनको वैल्यूज असाइन की जाएंगी इस ऑब्जेक्ट की। तो हम कैसे रेफर करेंगे इसको, हम लिखेंगे रोल नंबर इज इक्वल टू एस डॉट रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जिसके लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन्वोक किया गया है, और एस डॉट रोल नंबर रेफर करेगा इस जो ऑब्जेक्ट को हमने पास किया है उसके रोल नंबर को। जैसे हम नेम कॉमा एस डॉट नेम एंड मार्क्स इज इक्वल टू एस डॉट मार्क्स करेंगे। यहाँ पे हमारी क्लास एंड हो रही है, तो अब हम वॉइड मेन में देखते हैं इनकी कैसे इन्वोकेशन की जाती है, इनको कैसे कॉल किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी स्टूडेंट S1। यहाँ पे आप देखेंगे हमने ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट सेंड नहीं किया है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, इस केस में हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। तो आप देखेंगे जब ऑब्जेक्ट S1 बनेगा तो ये मेमोरी में तीनों एलोकेशन हो जाएंगे। आप देखिए S1 बन रहा है, यहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स को मेमोरी एलोकेट हुई है, और इनको डिफॉल्ट वैल्यूज मिल रही है 0, नल एंड 0.0। अब आप सेकेंड स्टेटमेंट में देखेंगे कि हम एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं S2, और उसको हम लोग पैरामीटर सेंड कर रहे हैं। जब हम S2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर 3 आप पैरामीटर सेंड कर रहे हैं विच आर द वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो इस केस में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब ये देखेंगे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, रोल को वैल्यू 1 मिल जाएगी, नेम को वैल्यू राजेश मिलेगी, और मार्क को वैल्यू 450 मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट S2 के लिए the roll number refers to object S2. Here name refers to object S2 and marks also refers to object S2. तो रोल नंबर को वैल्यू रोल मिल जाएगी जो कि 1 है, नेम को वैल्यू राजेश मिल जाएगी, और मार्क्स को वैल्यू 450 मिल जाएगी। इसका अगर हम मेमोरी डायग्राम देखेंगे तो ये इसका मेमोरी डायग्राम है। S2 के डेटा मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट की गई है, रोल नंबर को आपका 2 बाइट्स, नेम को 20 बाइट्स एंड मार्क्स को 4 बाइट्स, और रोल नंबर की इनिशियल वैल्यू 1 आई है, नेम की रमेश आई है, एंड मार्क्स की 450 आई है। अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं S3, और उसमें हम पैरामीटर सेंड कर रहे हैं एक और ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर सेंड करते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर, तो ये आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। इस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, और बाय रेफरेंस सेंड किया है तो S2 एंड S दे विल शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। तो S में S2 का रोल नंबर, नेम और मार्क्स आ जाएगा जो कि 1, राजेश एंड 450 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे S का जो ये आपके डेटा मेंबर्स हैं वो S3 में के डेटा मेंबर्स में कॉपी हो जाएंगे। तो S3 के रोल नंबर में आपका 1 आ जाएगा, S3 के नेम में आपका राजेश आ जाएगा, एंड S3 के मार्क्स में आपका 450 आ जाएगा। इसका अगर हम डायग्राम देखते हैं तो आप ये देखते हैं ये आ रहा है, रोल नंबर 1, नेम में आपका राजेश आ रहा है, और मार्क्स में आपका 450 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं S4, और इसके अंदर हम दोबारा से एज अ पैरामीटर सेंड कर रहे हैं डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को। तो इस टाइम पर आप कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। और आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू 2 असाइन की गई है रोल को, नेम वैल्यू नेम को, और मार्क को वैल्यू दी गई है 320। तो जब हम ऑब्जेक्ट S4 बनेगा तो उसके डेटा मेंबर्स क्रिएट होंगे,
और डेटा मेंबर्स को ये वैल्यूज मिल जाएंगी। रोल नंबर को वैल्यू 2, नेम को वैल्यू मोहित एंड मार्क्स को वैल्यू 320। तो इसका अगर हम मेमोरी डायग्राम देखेंगे तो देख रहे हैं आप यहाँ पे S4 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट हुई है। रोल नंबर को 2 मिली है वैल्यू, नेम को मोहित मिली है और मार्क्स को 320। लास्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं स्टूडेंट S5 इज इक्वल टू S4। तो S5 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और हम वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं S4 ऑब्जेक्ट की। दिस इज अनदर वे ऑफ कॉलिंग अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। इस केस में भी कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा बिकॉज हम S5 को क्रिएट करते टाइम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। S4 और S दे विल शेयर द सेम मेमोरी स्पेस एंड S4 के सारे डेटा मेंबर्स की वैल्यूज S5 में कॉपी हो जाएंगी। तो ये रोल नंबर S5 को रेफर कर रहा है। यहाँ लिख रहे हैं हम लोग S रोल नंबर इज इक्वल टू S डॉट रोल नंबर। S डॉट रोल नंबर रेफर कर रहा है S4 के रोल नंबर को जिसकी वैल्यू है 2। ऐसी नेम जो S5 को रेफर कर रहा है इसमें कॉपी हो जाएगा मोहित और मार्क्स में आपके जो S5 को रेफर कर रहा है 320 कॉपी हो जाएगा। अब इसका मेमोरी डायग्राम देखेंगे तो दिस इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट S5। इसके 3 डेटा मेंबर्स बने हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। और रोल नंबर को वैल्यू 2 मिली है, नेम को वैल्यू आपकी मोहित मिली है और मार्क्स को वैल्यू आपका 320 मिली है। तो इस तरह से ये आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पर 3 केसेस हैं जिस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक होता ही होता है, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। हम इन तीनों केसेस को समझते हैं। सबसे पहले हमारा केस 1 है। केस 1 में आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक तब होगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बाय वैल्यू पास करेंगे किसी फंक्शन के अंदर। अगर हम किसी फंक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को बाय वैल्यू सेंड कर रहे हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, क्योंकि जब भी हम पास बाय वैल्यू मेथड अडॉप्ट करते हैं फंक्शन में पास करने के लिए तो आर्ग्यूमेंट की कॉपी बनती है और इस आर्ग्यूमेंट की कॉपी बनाने में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वही क्लास स्टूडेंट बनाई हुई है जिसमें 3 डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। और पब्लिक सेक्शन में हम इसके कंस्ट्रक्टर्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। पहला आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। दूसरा आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम 3 डेटा मेंबर्स को पैरामीटर्स की तरह सेंड कर रहे हैं और इन पैरामीटर्स की वैल्यूज को हम डेटा मेंबर्स पे कॉपी कर रहे हैं। रोल नंबर इक्वल टू रोल, नेम एंड मार्क्स इक्वल टू मार्क। देन आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर हम डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस सेंड कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। और आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट के जो रोल नंबर, नेम और मार्क्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के रोल नंबर, नेम और मार्क्स के उस ऑब्जेक्ट में कॉपी होंगे जिसके लिए ये फंक्शन इन्वोक किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी क्लास एंड हो रही है और यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को बाय वैल्यू। तो इस फंक्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं, इसकी हमने डिटेल्स नहीं दी है क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको ये बताने का कि जब भी हम पास बाय वैल्यू करते हैं ऑब्जेक्ट को फंक्शन में तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। इसकी फंक्शनिंग देखेंगे मेन में। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। S6 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट जिसके अंदर हमने ये वैल्यूज पास की हैं। तो आप समझेंगे कि इस टाइम पर कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। इस टाइम पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि पैरामीटर्स को मैच किया जाता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इससे मैच नहीं कर रहा है, इससे भी मैच नहीं कर रहे हैं ये पैरामीटर्स खाली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से ही मैच कर रहे हैं। तो S6 एक ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में जिसके डेटा मेंबर्स होंगे रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स और इनको ये वैल्यूज असाइन की जाएंगी। तो S6 के रोल नंबर में वैल्यू आएगी 6, S6 के नेम में कपिल और S6 के मार्क्स में 245। अब जो ये ऑब्जेक्ट बना है इसको हम लोग इस फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इसको हमने पास बाय वैल्यू किया है। तो जब हमने पास बाय वैल्यू किया तो स्टू और एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जब ये फंक्शन कॉल होगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर S6 के डेटा मेंबर्स की वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। तो जब ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा और इसकी वैल्यूज कॉपी होंगी उस टाइम पर कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। हम केस 2 देखते हैं कि जब भी कोई फंक्शन रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट को तो उस टाइम पर कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। तो हम देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे अगेन मैंने वही क्लास सेम स्टूडेंट रखी है जिसके 3 डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। और पब्लिक सेक्शन में पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और तीसरा आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे मेरी क्लास की डेफिनेशन खत्म हो गई है। अब मैं एक और इंडिपेंडेंट फंक्शन बना रही हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट वी आर पासिंग, वी आर रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न करना चाह रही हूँ जॉब फंक्शन के थ्रू। और जॉब फंक्शन में मैंने एक और नया ऑब्जेक्ट बनाया है T1 जिसमें वैल्यूज 12, अजय और 443 डाली है और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को।
तो हम देखते हैं कैसे वर्क होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे इन्वोक होता है इस केस में। जब हम मेन में जा रहे हैं तो मेन में एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं S6, जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज डाल रहे हैं 6 कपिल एंड 245। तो S6 एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसका मेमोरी में स्पेस मिलेगा और रोल नंबर को वैल्यू 6 मिलेगी, नेम को वैल्यू कपिल मिलेगी और मार्क्स को वैल्यू 245 मिलेगी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट S7 इज इक्वल टू जॉब। यहाँ पे हम जॉब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसको हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट में इसलिए रखा है बिकॉज जॉब एक रिटर्न कर रहा है आपको ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है जो इस रिटर्न वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट आपका जॉब कॉल होगा तो स्टूडेंट T1 क्रिएट होगा और इसकी वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। तो जब ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट फंक्शन एग्जीक्यूशन ओवर हो जाएगा तो ये रिटर्न होगा T1 ऑब्जेक्ट और T1 ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज है डेटा मेंबर्स की वो S7 में कॉपी हो जाएंगी। तो S7 के रोल नंबर में आपकी 12 वैल्यू आ जाएगी, S7 के नेम में अजय आ जाएगी और S7 के मार्क्स में आपकी वैल्यू आ जाएगी 443। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। जब आप जॉब फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा और इस रिटर्न ऑब्जेक्ट की वैल्यूज एक नए ऑब्जेक्ट S7 में कॉपी हो जाएगी। अब हम केस 3 देखते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी की जाती है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर तभी इन्वोक होता है जब हम उस दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके क्रिएशन के टाइम पर कॉपी कर रहे हैं वैल्यूज। अदरवाइज अगर हम सिंपली किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं तो सिंपली डेटा मेंबर्स कॉपी किए जाते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपकी क्लास स्टूडेंट है जिसमें 3 डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में हम देखेंगे कि आपका सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया गया है, फिर नीचे आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है और यहाँ पर आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है। तो ये मेरी क्लास एंड हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेस, एंडिंग कर्ली ब्रेस है और सेमीकोलन है। अब हम मेन डिक्लेयर कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट S1। तो अब आप यहाँ पे गैस कर सकते हैं, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जिसके साथ मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रही हूँ, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा इस केस में? इस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। ये देखिए, नो आर्ग्यूमेंट। अब हम एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे S2, बट इस टाइम हम पास कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यूज फॉर द डेटा मेंबर्स 1 राजेश एंड 450। तो इस टाइम आप कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा? इस टाइम आप देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा बिकॉज इट इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग पैरामीटर्स। तो S2 ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके डेटा मेंबर्स में रोल नंबर को वैल्यू 1 मिलेगी, नेम को राजेश मिलेगी और मार्क्स को 450 मिलेगी। अब हम थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में भी हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और उसके आर्ग्यूमेंट में हम सेंड कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को ही। इस केस में जब हम ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट सेंड करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा और S3 के डेटा मेंबर्स में S2 के डेटा मेंबर्स की वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगेन हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं S4 और इसके अंदर हम 3 डेटा मेंबर्स को पास कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जब हम डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को पास करते हैं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। S4 में आपके ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें 3 डेटा मेंबर्स होंगे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। रोल नंबर को वैल्यू 2 मिलेगी, नेम को मोहित मिलेगी और मार्क्स को 320। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर देखते हैं हमारी क्या है स्टेटमेंट, स्टूडेंट S5 इज इक्वल टू S4। तो अगेन S5 एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम हम लोग S4 ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को इसमें डाल रहे हैं। तो S4 के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको S4 के डेटा मेंबर्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसमें S5 में भी 2 मोहित और 320 क्रिएट होगा और इस टाइम पे भी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा क्योंकि जब S5 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उस टाइम पर आप S4 ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कॉपी कर रहे हैं, तो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर S1 इज इक्वल टू S5, तो इस केस में भी हम S5 ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को S1 ऑब्जेक्ट में कॉपी करना चाह रहे हैं, बट आप देखेंगे S1 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में बना दिया है। तो इस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर तभी इन्वोक होता है जब ऑब्जेक्ट को बनाते टाइम आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू उसमें कॉपी कर रहे हैं, जैसे इस केस में हुआ था, बट इस केस में नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। C++ से आप देख रहे हैं कि हम मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर एक ही सिंगल क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे आप एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे कि हमारी क्लास स्टूडेंट है जिसके अंदर 3 डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स।
और इसके पब्लिक सेक्शन में हमने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर की है। पहला आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप डिफॉल्ट वैल्यूज दे रहे हैं। दूसरा आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप रोल नंबर, नेम और मार्क्स के लिए पैरामीटर सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक और हमने डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है जिसमें हम खाली रोल नंबर और नेम के लिए वैल्यूज सेंड कर रहे हैं और मार्क्स को हर बार 100 वैल्यू दे रहे हैं। और आपका चौथा कंस्ट्रक्टर जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया गया है जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट की जो डेटा मेंबर्स की वैल्यूज हैं उसको हम नए ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में कॉपी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इसी क्लास में मैंने 4 कंस्ट्रक्टर्स बनाए हुए हैं जो C++ से अलाउड है। चारों कंस्ट्रक्टर के सेम ही नेम है, पर आप देखेंगे चारों कंस्ट्रक्टर्स के आर्ग्यूमेंट या तो टाइप में चेंज है या नंबर में चेंज है। आप देखेंगे इसमें आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं और यहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट का टाइप ही अलग है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप है और यहाँ पर डेटा मेंबर्स का टाइप है। आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कितने भी चाहे बना सकते हैं। लिखा हुआ है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम काफी सारे बना सकते हैं प्रोवाइडेड दे ऑल डिफर इन ईदर नंबर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो मैं अभी इस केस में तो एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकती हूँ जिसमें हम लोग खाली रोल नंबर की वैल्यू को ही सेंड करें या खाली नेम की वैल्यू को ही सेंड करें या खाली मार्क्स की वैल्यू को ही सेंड करें और बाकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर असाइन कर दें जैसे हमने मार्क्स की वैल्यू को असाइन किया है। तो आपके एक क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो एक ही होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक ही होगा, पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपके कई हो सकते हैं। बस उसमें यही आपकी कंडीशन है कि जितने भी आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएं उनके आर्ग्यूमेंट्स या तो नंबर में या टाइप में डिफर करें। इसको हम लोग जब मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर को हम एक ही क्लास से बनाते हैं तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की। डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन है जिसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है, बट ये कैसे डिफर करता है कंस्ट्रक्टर से। इसके आगे हम लोग एक टिल्ड का साइन लगाते हैं। ये साइन आपका कीबोर्ड में अवेलेबल है। तो आपको जब भी डिस्ट्रक्टर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे उसका वही नाम देंगे जो क्लास का नाम है और उसके आगे आप लगाएंगे टिल्ड साइन। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है, डिस्ट्रक्टर भी अपने आप ही कॉल किया जाता है कंपाइलर से जब ऑब्जेक्ट हमारा डाई होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप चला जाता है, जब उसका टाइम ओवर हो जाता है, लाइफ टाइम इन स्कोप आपने पढ़ा हुआ होगा किसी भी चीज़ का, तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। एंड डिस्ट्रक्टर फंक्शन का यूजुअली जॉब क्या है, जैसे कंस्ट्रक्टर का आपने पढ़ा है कि जॉब है डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज करना, डेटा मेंबर्स का है डीएलोकेट करना मेमोरी और अदर क्लीनअप ऑपरेशंस फॉर द क्लास ऑब्जेक्ट। और ये तब किए जाते हैं जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल में कि कैसे डिस्ट्रक्टर को बनाया जाता है। तो क्लास स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें अंदर आपके 2 डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर एंड नेम। पब्लिक सेक्शन में आप देखेंगे मैंने स्टूडेंट को क्रिएट किया है विच इज अ कंस्ट्रक्टर और उसका क्या टाइप है डिफॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। रोल नंबर को वैल्यू 0 मिली है और मार्क्स को वैल्यू 0 मिली है। अब नीचे मैं डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर इसका सेम नेम है क्लास का, इट इज फॉलोड बाय सेट ऑफ पैरेंथेसिस जो बता रहा है कि ये एक फंक्शन है और इसके आगे साइन लगा हुआ है टिल्ड का जो बता रहा है कि ये डिस्ट्रक्टर है। तो अभी हम डिस्ट्रक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं, बस हमें इतना ही पता करना है कि डिस्ट्रक्टर को कैसे बनाया जाता है। डिस्ट्रक्टर का मेन फंक्शन तब स्टार्ट होगा जब आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया जाएगा। उस टाइम पर डिस्ट्रक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी हमारे को कोई खास इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज जितने भी डेटा मेंबर्स बनेंगे इनकी मेमोरी अपने आप डी एलोकेट हो जाएगी जब ये ऑब्जेक्ट आपका डाई होगा। तो जब हम सपोज मेन में हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट S1, तो जब ये स्टूडेंट S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसके डेटा मेंबर्स को डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी जाएंगी। अब आप देख रहे हैं कि जब ये मेन फंक्शन आपका ओवर हो जाएगा, S1 आपका मेन फंक्शन के अंदर बनाया गया है, जब ये फंक्शन ओवर होगा तो ये ऑब्जेक्ट भी डाई हो जाएगा और जब ये ऑब्जेक्ट डाई होगा तो आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस तरह से डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर हम मेन फीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो अगेन हम लोग रिपीट करते हैं कि इसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है और इसके पहले हम लोग लगाते हैं टिल्ड का साइन। ये भी ऑटोमेटिकली कंपाइलर कॉल इसको करता है, हमें इसको इन्वोक करने की जरूरत नहीं है और ये तब इन्वोक होता है जब कोई ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट डाई होता है। डिस्ट्रक्टर का मेन फंक्शन है डीएलोकेट करना मेमोरी को, यूजुअली डायनेमिक मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए होता है एंड टू डू अदर क्लीनअप जॉब्स फॉर द क्लास ऑब्जेक्ट। एंड ये तब कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है। डिस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया जाएगा बिकॉज डिस्ट्रक्टर को एक ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट के डाई होने पर पब्लिक सेक्शन में होना इसका जरूरी है। एंड वी कैन हैव ओनली वन डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास।
जैसे आप कई सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बट आप डिस्ट्रक्टर खाली एक ही बना सकते हैं। एग्जाम्पल एक बार और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। क्लास स्टूडेंट हमने लिया है, इसके अंदर 3 डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। पब्लिक सेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे, हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है। ये डिफॉल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट सेंड नहीं कर रहे हैं और इसके डेटा मेंबर को हम डिफॉल्ट वैल्यूज दे रहे हैं, जैसे रोल नंबर को 0, मार्क्स को 0.0 और नेम में नल। और इस टाइम हम एक और डिस्प्ले स्टेटमेंट डाल रहे हैं, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। जब भी डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, ये स्टेटमेंट आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आप देख रहे हैं पैरामीटर सेंड कर रहे हैं हम इसके आर्ग्यूमेंट्स में एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर को रोल मिल जाएगा, मार्क्स को मार्क मिल जाएगा और नेम में नेम की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। और जब ये कॉपी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा तो उस टाइम पर ये स्टेटमेंट आपकी डिस्प्ले स्टेटमेंट डाली गई है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, ये आपकी मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगी। कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपका यहाँ पे दिस इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर और इसमें हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को बाय रेफरेंस सेंड कर रहे हैं जिसकी हम कॉपी बनाना चाहते हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया जाएगा उसमें इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज कॉपी कर रहे हैं हम लोग। और इसमें भी हमने एक डिस्प्ले स्टेटमेंट डाली है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल। जैसे ही कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डेटा मेंबर्स की वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी और ये स्टेटमेंट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी मॉनिटर पे। अब हम डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे टिल्ड साइन लगा हुआ है और इसका वही नाम है जो क्लास का नाम है, तो ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन है। और इसमें हमने अगेन सी आउट दिया है डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। जब भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि इस टाइम डिस्ट्रक्टर कॉल, ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो ये हमारी क्लास यहाँ पर एंड हो गई। हम मेन पे आते हैं। देखिए पहली स्टेटमेंट हमने दी है स्टूडेंट S1। फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया गया है, तो इस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो S1 के जो डेटा मेंबर्स बनेंगे, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, इनको वैल्यू 0, 0 और नल मिल जाएगी और ये स्टेटमेंट आपकी मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप देखेंगे अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड स्टेटमेंट आपकी डिस्प्ले हुई है। फिर हम लिख रहे हैं स्टूडेंट S2 1, राजेश, 450। तो इस केस में S2 एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है क्योंकि हम डेटा मेंबर्स की वैल्यू सेंड कर रहे हैं इस पैरामीटर, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और S2 के डेटा मेंबर्स में 1, राजेश और 450 कॉपी हो जाएगा। और आप देखिए जब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कॉपी होने के बाद वैल्यूज हम लोग लिख रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, दिस स्टेटमेंट विल बी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब आप नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं S3 और उसके अंदर हम लोग सेंड कर रहे हैं एक और ऑब्जेक्ट S2 के एज एन आर्ग्यूमेंट। जब भी हम ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट सेंड करते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। तो आप देखेंगे S2 एंड S दे विल शेयर द सेम मेमोरी स्पेस, बाय रेफरेंस सेंडिंग हो रही है यहाँ पे। और S2 के जो डेटा मेंबर्स हैं इस तरह से, वो आपके S3 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में कॉपी हो जाएंगे। तो रोल नंबर में अगेन S2 में 1 है तो 1 कॉपी हो जाएगा, S3 के नेम में राजेश कॉपी हो जाएगा और S3 के मार्क्स में 450 कॉपी हो जाएगा। और एंड आफ्टर डूइंग दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड स्टेटमेंट आपकी मॉनिटर पे डिस्प्ले होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी स्टूडेंट S4 2, मोहित, 320। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट S4 बन रहा है और इसके अंदर हम डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को एज अ पैरामीटर सेंड कर रहे हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका और आपके S4 के डेटा मेंबर्स में रोल नंबर को मिलेगी वैल्यू 2, नेम को मिलेगी मोहित एंड मार्क्स को मिलेगी 320। तो इस केस में अगेन ये स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल स्टेटमेंट डिस्प्ले हुई। अब आपका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है S5 और इसको वैल्यू मिल रही है S4 ऑब्जेक्ट की। तो अगेन मैंने बताया था इस टाइम पर भी कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है क्योंकि यहाँ पे S5 ऑब्जेक्ट नया क्रिएट हो रहा है और इसके अंदर हम वैल्यूज कॉपी कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। S4 की डेटा मेंबर्स की वैल्यू जो कि 2, मोहित और 320 है, वो S5 की डेटा मेंबर्स में कॉपी हो जाएंगी और कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड स्टेटमेंट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी मॉनिटर पर। ये देख रहे हैं आप कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब ये सभी कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो चुके हैं, ऑब्जेक्ट हमारे बन चुके हैं। नाउ हमारा फंक्शन एंड हो रहा है। यहाँ पे मेन फंक्शन आप देखेंगे एंड हो रहा है, प्रोग्राम एक तरह से एंड हो रहा है। जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा ये सभी ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्कोप चले जाएंगे मेमोरी से और जब ये आउट ऑफ स्कोप जाएंगे तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट S5 सबसे लास्ट में बना था, सबसे पहले ये आउट ऑफ स्कोप होगा या डाई होगा, इस टाइम पर डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। फिर S4 डाई होगा, उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर S3 डाई होगा, उसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर S2 डाई होगा, उसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा।
और फिर S1 डाई होगा, उसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं उनके लिए कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है, और फिर जब वो ऑब्जेक्ट डाई होते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो आप देखेंगे 5 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो 5 बार आपका डिस्ट्रक्टर कॉल स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हुई है। ये इसका मेमोरी डायग्राम है। आपके 5 ऑब्जेक्ट्स बने हैं जिसके अंदर वैल्यूज आपकी असाइन हुई है, और जब ये ऑब्जेक्ट्स डाई होंगे तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो एक बार हम दोबारा सारे पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और इनके आगे हम वॉइड भी नहीं लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नोट डाउन करना कि इनके रिटर्न टाइप में आगे वॉइड भी नहीं लिखा जाता है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल करता है कंस्ट्रक्टर को जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, और ये डिस्ट्रक्टर को भी ऑटोमेटिकली कॉल करता है जब ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है या ऑब्जेक्ट डाई होता है। अब ये थोड़ा इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं जिसको डिटेल में हम लोग समझेंगे जब हम इनहेरिटेंस का चैप्टर करेंगे। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि डिराइव क्लासेस जो होती हैं वो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करती हैं, बट वो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास को कॉल करती है। कॉलिंग की जाती है पर इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास हमेशा पहले कॉल किया जाता है और कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास बाद में किया जाता है। ऐसे जब हम डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास पहले कॉल किया जाता है और डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास बाद में कॉल किया जाता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है ये ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे हम जब हम इनहेरिटेंस करेंगे। अगर हम अपना कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं या डिस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है हमको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। अगर हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक तरह का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो दूसरी तरह के कंस्ट्रक्टर भी हमें अपने आप खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे हम एक तरह का कंस्ट्रक्टर अपने प्रोग्राम में बनाएंगे तो कंपाइलर अपने कंस्ट्रक्टर हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर हमने एक तरह का कंस्ट्रक्टर बनाया है तो हम उसी तरह के ऑब्जेक्ट्स बना पाएंगे। तो अगर हमें दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो हमें दूसरी तरह के कंस्ट्रक्टर भी अपने प्रोग्राम में बनाने पड़ेंगे। तो आप ये इंपॉर्टेंट देखिए कि अगर आप डिफॉल्ट बना रहे हैं तो अगर आपने पैरामीटराइज बनाया है तभी आप पैरामीटराइज टाइप कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। या अगर आपने पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो डिफॉल्ट बनाना तो बहुत ही जरूरी है। आप सोचिए डिफॉल्ट के बिना तो काम चलता ही नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट कई जगह कॉल होता है, कॉपी भी कई जगह कॉल होता है। जब हम फंक्शन में पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को बाय वैल्यू या रिटर्न कर रहे हैं या एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे हैं, उस टाइम पे कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, और अगर हमने नहीं बनाया है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं होगा। C++ कंपाइलर स्टैक मेमोरी कॉन्सेप्ट यूज करता है स्टैक का मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए। इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्रिएट होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आता है उसके लिए पहले मेमोरी मिलेगी, और डिलीट ये रिवर्स ऑर्डर में होती है। तो अगर हम देखेंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने में एक स्टूडेंट जो क्लास में ऑलरेडी बनाई हुई थी उसके 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं x1, x2, x3। तो आप देखेंगे सबसे पहले मेमोरी एलोकेट हो रही है x1 को, फिर x2 को, और फिर x2 x3 को। और यहाँ पे जब आपका फंक्शन ओवर हो रहा है, इस फंक्शन को ओवर होते टाइम जब ये सारे ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाएंगे या डाई होंगे तो सबसे पहले डी एलोकेशन होगा x3 के लिए, फिर x2 के लिए, एंड फिर x1 के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।